वेलकम टू SDN ऑनलाइन क्लासेस। उम्मीद करते हैं कि इससे पहले वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज हम आप लोग को रासायनिक अपक्रिया का समीकरण उसका अगला पार्ट लेकर आए हैं और ध्यान से देखिए कि हम आपको ऑक्सीकरण बता चुके थे, पर एक बार वापस से आपको हम बता दे रहे हैं ऑक्सीकरण होता क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे अपचयन की। ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल पहले समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कार्बन है और इसका रिएक्शन मान लीजिए हम करा देते हैं ऑक्सीजन के साथ। ये ऑक्सीजन गैस है। अगर इन दोनों का रिएक्शन कराया जाएगा तो प्रोडक्ट आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो ये क्या है, ये ऑक्सीजन गैस है और ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड। ये आपका प्रोडक्ट बन रहा है। एक और चीज समझ लीजिए, ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है कार्बन में। और एक और एग्जांपल हम आपको बता दें पहले, इसके बाद हम डेफिनेशन आपको बता रहे हैं। दूसरा जो एग्जांपल है, मान लीजिए हमारे पास कॉपर है और इसका हम रिएक्शन करा रहे हैं कॉपर का ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ। तो अगर कॉपर का ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो CO होता है, कॉपर ऑक्साइड होता है। और हम बैलेंसिंग भी बराबर कर लेते हैं। यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर कॉपर तो बराबर हो गया है, इधर भी 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर ऑक्सीजन और कॉपर दोनों बराबर है। इसका क्या नाम है, कॉपर, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। पहले हम परिभाषा आपको बता दें कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो वह पदार्थ जिसमें ऑक्सीजन अथवा किसी विद्युत ऋणात्मक तत्व का योग होता है ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। अब एक चीज ध्यान से समझ लीजिए, बोला गया है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का योग होता है, तो यहां भी ऑक्सीजन लिखा गया है, यहां भी ऑक्सीजन लिखा गया है। तो इस अपक्रिया में ऑक्सीजन का तो योग हो रहा है, पर इसमें एक और चीज बोला गया है कि विद्युत ऋणात्मक तत्व अर्थात इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो सबसे पहले आप जान लीजिए विद्युत ऋणात्मकता कहते किसे हैं। तो किसी तत्व द्वारा उसके इलेक्ट्रॉन खींचने की जो प्रोबेबिलिटी होती है या इलेक्ट्रॉन खींचने की जो प्रवृत्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं, उस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। और यहां अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता जो है वो कार्बन से अधिक है। अगर मान लीजिए यहां तो ऑक्सीजन जो है परिभाषा में बोला गया है, या अगर ऑक्सीजन के अलावा भी हम कोई तत्व जैसे क्लोरीन ले लें या कोई और तत्व ले लेते हैं, क्लोरीन के अलावा भी कोई तत्व ले लेते हैं जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, अगर उसका योग होता है तो ऐसी अपक्रिया को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अपक्रिया कहेंगे, या इसको उपचयन भी कहते हैं। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि ऑक्सीकरण अपक्रिया किसे कहते हैं। तो वह पदार्थ या वह ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन तथा किसी विद्युत ऋणात्मक तत्व का योग होता है, तो ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण या उपचयन अपक्रिया कहते हैं। अब इसी आधार पे जो है अपचयन का डेफिनेशन क्या होगा वो हम आपको बता रहे हैं। अपचयन कहते किसे हैं, अपचयन, रिडक्शन। तो ध्यान समझिए रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन, अपचयन, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, रिडक्शन, रिडक्शन। तो रिडक्शन कैसे किसे कहते हैं उसके लिए हम आपको एक एग्जांपल बता देते हैं। पहले एग्जांपल समझ लीजिए, उसके बाद हम डेफिनेशन बता रहे हैं। तो एग्जांपल क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन गैस है, इसका रिएक्शन करा रहे हैं हम क्लोरीन गैस के साथ। ये हाइड्रोजन गैस है, इसका रिएक्शन क्लोरीन गैस के साथ कराया जा रहा है और हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या है, HCl है। और इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसकी बैलेंसिंग बराबर कर लेते हैं। यहां 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन है, यहां 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा रिएक्शन क्या है, बैलेंस अवस्था में है। एक और एग्जांपल हम आपको बता देते हैं। मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोजन गैस है और इसका रिएक्शन करा रहे हैं मान लीजिए हम सल्फर के साथ। अगर इन दोनों का रिएक्शन कराया जाता है
तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, H2S मिलता है, जिसको हम कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, नहीं हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं। अब एक और चीज समझ लीजिए कि इसका डेफिनेशन क्या होगा कि वह पदार्थ जिसमें ऑक्सीजन अथवा किसी विद्युत ऋणात्मक तत्व का ह्रास से होता है, योग नहीं, ह्रास से होता है या कमी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं या अपचयन कहते हैं। तो वह पदार्थ या ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन अथवा किसी विद्युत ऋणात्मक तत्व का योग नहीं, ह्रास से होता है या कमी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। अब इसके बाद वाला हम देख लेते हैं कौन सा हेडिंग है। अगली जो हेडिंग है वो है संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहा जाता है? तो हेडिंग है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं वो समझ लीजिए। और इससे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं तथा इसे संतुलित करने की क्या आवश्यकता होती है या क्यों संतुलित किया जाता है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, मान लीजिए ये आपका एक कोई भी अभिकारक है और इससे क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है बी। तो ये क्या है, ये अभिकारक है, अभिकारक, और इधर क्या है, ये उत्पाद है। ये अभिकारक है और ये क्या है, उत्पाद है। अगर इसमें दिक्कत होता तो आपको बताया गया था इससे पहले वाले लेक्चर में कि जो लेफ्ट हैंड साइड में उसे हम क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, और जो राइट हैंड साइड में उसे हम क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। या तीर का नोक जिस तरफ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। तो परिभाषा क्या होगा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद दोनों की संख्या समान होती है, ऐसे अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण या संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों की संख्या समान होती है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया या संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अच्छा, इसको संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है तो वो समझ लीजिए। आप एक नियम जानते होंगे, द्रव्यमान संरक्षण नियम, द्रव्यमान संरक्षण नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या कहता है वो समझ लीजिए। द्रव्यमान संरक्षण नियम किसे कहते हैं कि आप जानते हैं कि द्रव्य का ना तो सृजन होता है और ना ही विनाश होता है। द्रव्य को ना तो सृजित किया जा सकता है, ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। तो मतलब ये होगा, यहां पर जो भी द्रव्यमान यहां होगा और वही द्रव्यमान यहां भी होगा। तो सबसे पहला काम यह होता है कि द्रव्यमान को हमें क्या करना होगा, संतुलित करना होगा। और अगर द्रव्यमान संतुलित हो जाएगा तो रासायनिक समीकरण भी क्या होगा, संतुलित हो जाएगा। और रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे होगा, संख्या के माध्यम से होगा, हम मल्टीप्लाई कराएंगे। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार क्या किया जाता है, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जा सकता है। अच्छा, इसके बाद एक और हेडिंग है कि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया किसे कहते हैं या ऊष्माशोषी अपक्रिया किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया किसे कहते हैं, उसके बाद बात करते हैं कि ऊष्माशोषी अपक्रिया किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए कि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया किसे कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया किसे कहते हैं, तो इसका पहले हम एग्जांपल आपको बता दें। एक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हमारे पास मीथेन है और इसका हम दहन करने वाले हैं, कंबंशन करने वाले, दहन करने वाले हैं। और दहन किसके साथ होता है, मान लीजिए O2 के साथ इसका हम दहन कर रहे हैं। तो यहां दहन कैसे होगा, जितना कार्बन हो उतना आप क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बना देंगे। जितना हाइड्रोजन हो उसका आधा क्या बना देंगे, जल बना देंगे। तो 4 हाइड्रोजन है, 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2। तो 2 अणु आप क्या बना देंगे, जल बना देंगे। तो अभी आप इधर देख रहे हैं, इधर कार्बन 1 है तो इधर भी कार्बन 1 है, इधर ऑक्सीजन 2 है और एक 3 ऑक्सीजन इधर है और इधर ऑक्सीजन 2 है, और हाइड्रोजन क्या है, इधर 4 है, उधर 2 हाइड्रोजन है। तो हमें क्या करना होगा, सबको संतुलित करना होगा। इधर देख लीजिए 4 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन संतुलित हो गया।
ऑक्सीजन भी संतुलित कर लीजिए, 2 और 2 4, इधर कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, इधर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ऑक्सीजन भी क्या होगा, संतुलित हो जाएगा। एक एग्जांपल ये हो गया। और इसके साथ साथ इसमें क्या होगा, उष्मा भी निकलता है, अभी हम डेफिनेशन बता रहे हैं, उष्मा निकलता है। एक और देख लीजिए, आप जानते हैं अगर हम लिख दें CH3 इसको हम क्या बोलते हैं, एथेन बोलते हैं। इसका अर्ध सूत्र कितना होगा, 1 कार्बन 2 कार्बन, कार्बन संख्या कितना है, 2 है, हाइड्रोजन कितना है, 3 3 6, तो 6 हाइड्रोजन है। इसका अगर हम O2 के साथ दहन करेंगे तो देख लीजिए प्रोडक्ट क्या मिलेगा, जितना कार्बन हो उतना कार्बन डाइऑक्साइड बना दीजिए। कितने कार्बन है, 2 कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। 6 हाइड्रोजन है, इसका आधा क्या बनाएंगे, जल, मतलब 6 हाइड्रोजन है, 3 जल बना देंगे इसका आधा, और उसमें बाहर निकलेगा, उसमें बाहर निकलता है। तो और सबको हम बैलेंस कर लेते हैं। इधर ध्यान से देखो, 2 कार्बन इधर है, इधर भी 2 कार्बन है, इधर 6 हाइड्रोजन है, तो इधर भी क्या है, 6 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन देख लीजिए, इधर 2 दूना 4 और 4 3 कितना, 7 ऑक्सीजन इधर है, और इधर ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करेंगे, हम कितना कर देंगे, 7/2 कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, और 7 ऑक्सीजन इधर, 7 ऑक्सीजन इधर, तो ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। परिभाषा सुन लीजिए क्या होता है इसका, ऐसी अपक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा का भी उत्सर्जन होता है, ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। ऐसी अपक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा का भी उत्सर्जन होता है, ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। तो इसके आगे वाला पार्ट जो है कल।